बेटा अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आप खामोशी के साथ बैठ जाइए और खामोशी के साथ तमाम के तमाम बच्चे लैंड कर जाएं और तवज्जो के साथ ज़रा सुनिएगा जो मैं सुना रहा हूं और तवज्जो के साथ समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं। दो तीन बातें इंपॉर्टेंट और दो तीन बातें अहम। लास्ट क्लास में जो है हमारा जो टॉपिक हुआ था वो हुआ था इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक्स पढ़ लेते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक्स में आयशा मुझे बुला रही हो? अच्छा स्टूडेंट्स, बेटा बातें बंद, सामने देखो। अब इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक्स में आपको याद होगा लास्ट क्लास में काफी सारी चीजों को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सारा का सारा गेम कॉन्सेप्ट्स का है। अब आप तमाम बच्चे एक काम करें, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं और 10 मिनट के अंदर आपके पास नंबर 1 से लेकर नंबर 20 तक। अच्छा ये याद रखिएगा, लास्ट क्लास में मेरी ये भी बात हुई थी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास जो फिजिक्स है, फिजिक्स को वालेकुम सलाम, फिजिक्स की जो बुनियादी तौर पे टर्म्स हैं उनको हमने 3-4 तरीकों से डिवाइड किया हुआ है। बुनियादी तौर पे मैंने 5 डिफरेंट बताए थे टाइप्स। सबसे पहले मैकेनिकल फिजिक्स आ रही थी, उसके बाद साउंड, उसके बाद लाइट, उसके बाद हीट, फिर उसके बाद पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन, और उसके बाद आपके पास मॉडर्न फिजिक्स, और लास्ट में आपके पास न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स। तो ये बुनियादी तौर पे कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं? 8। तो 8 आपके पास सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा फिजिक्स का आपके पास जो मामला है वो डिवाइड हुआ है। और उसमें जो सबसे अहम पोर्शन है वो दो हैं, एक मैकेनिकल फिजिक्स और एक इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। तो आपके पास जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी है ना, उस पूरी इलेक्ट्रिसिटी में 1 से लेकर 20 तक जो अगर बिल फर्ज यूनिट्स पूछे गए, ये 20 इंपॉर्टेंट थिंग फैक्टर्स है जिनमें से कम 3 या 4 एमसीक्यूज तो बनते ही बनते हैं। अब आपका पहला टास्क ये, मैंने क्योंकि लास्ट क्लास में पढ़ाया तो मैंने कहा था टेस्ट लूंगा, और बेचारे जो बदनसीब फंस गए भी आगे, तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर सी बात है आपके जो है ना पूरे के पूरे टॉपिक जो है एमसीक्यू से कंसर्न है। आपको अल्लाह ने जितनी सलाहियत दी है, आप यहां से लेकर यहां तक जितनी भी यूनिट्स हैं उनको राइट डाउन करें। समझिए टेस्ट हो रहा है, 20 मार्क्स का आपका क्या है, टेस्ट है। पढ़ा मैं चुका हूं ऑलरेडी, कुछ चीजें नहीं पढ़ाई है मैं जानता हूं, लेकिन आप तमाम बच्चे जरा टेस्ट स्टार्ट कर दें। अच्छा जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना वो भी बराए मेहरबानी, मैं वीडियो तो पॉज कर दूंगा, लेकिन पहले खुद से कीजिएगा ट्राई, उसके बाद जो है इसको जो है कीजिएगा आप तमाम बच्चे। अभी इससे पहले वाले बैच को जो मैं पढ़ा के आ रहा हूं, तो उस वाले बैच में जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 20 में से 15 थे, 20 में से 15 नंबर लिए थे। अब तक ये बहुत पढ़ने वाले बेचारे गरीब बच्चे, लेकिन 20 में से 15 ले पाए थे। जो अब देखते हैं आप लोग में से कौन कितने लेता है। इतना बता दूं लास्ट क्लासेस में ये डिस्कस हो चुका है कि फ्लक्स क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, कौन किसके इक्विवेलेंट होता है। जितना आता है करो, तो करोगे तो आइडिया होगा। जल्दी जल्दी करते जाएं, बढ़ते जाएं। टोटल आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 2 यूनिट्स लिखे जा सकते हैं अगर याद हो। यह ख्याल रखिएगा कि अगर ये 20 फैक्टर्स और इनके यूनिट्स आपने याद किए तो इन 20 फैक्टर्स के अलावा यूनिट किसी भी चीज के नहीं आती है इलेक्ट्रिक पोर्शन के अंदर, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो पोर्शन है उसमें यही 20 फैक्टर्स है जिनके आपको यूनिट्स वगैरह पूछे जाएंगे। और साथ में ये जो बनाया हुआ ना, ये मैंने सिंबल बनाया हुआ सबका कि किसको किससे सिंबलाइज करते हैं। जल्दी जल्दी करो भाई, क्या हो गया? चीटिंग? चीटिंग नहीं करो साकिब भाई। कुछ बच्चे सिर्फ सिर्फ ये 20 लिख रहे हैं, कह रहे हैं यूनिट का अल्लाह मालिक है। इससे आपको अंदाजा होगा कि आप लोग खड़े हुए कहां पर हो, कि अगर बिल फर्ज, क्योंकि एमसीक्यूज इसी से तो आते हैं और किससे आते हैं, यही तो सब चीजें होती हैं। अगर आप लोगों की इजाजत हो, हैं जी? कांस्टेंट का क्या? कांस्टेंट का बिल्कुल यूनिट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट यूनिट होती है ना। चलो भाई, टाइम काफी जाया हो रहा है, अब सामने देखो।
ये जितने यूनिट्स आप लोगों को पहले से पता है मैं वो भी दिखा देता हूं, मेजॉरिटी आपको पहले से पता है। आइए सबसे पहले चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। ये तो बच्चे को क्या होना चाहिए था? पता होना चाहिए था। चार्ज की यूनिट कूलम, एक नंबर तो मिलने चाहिए थे। अब आ जाते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? क्यू अपॉन ए, मतलब कितना चार्ज कितने एरिया पे आ रहा है, कितना चार्ज कितने एरिया पे आ रहा है, ये कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या बनेगी फिर? ऑब्वियस सी बात है, क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलम, और ए की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसको सी अपॉन एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको सी एम माइनस 2 भी लिख सकते हैं। मतलब क्या होगा? एक ही होगा। बात समझ में आ रही है? अब मुझे नहीं पता ये वाला आप लोगों ने सही किया गलत किया है, आगे चलते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये होती है, जैसे सिग्मा होता है ना, वैसी होता है क्यू अपॉन, अब ये देखें कितना चार्ज कितने एरिया पे आ रहा है, ये कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और कितना चार्ज कितने वॉल्यूम पे आ रहा है, ये कहलाता है सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? कूलम पर मीटर क्यूब या फिर सीएम -3। अच्छा जी, अब आ जाएं, एक चीज होती है जिसको कहते हैं परमिटिविटी। चैप्टर नंबर 12 में भी आता है, आगे भी आता है परमिटिविटी। परमिटिविटी भी बोल सकते हैं इसको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोल सकते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं। तीन चीजें होती हैं, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तीनों का मतलब एक ही होता है। तीनों की जो यूनिट है वो निकालने का बड़ा सिंपल तरीकेकार है, कूलम न्यूटन अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। अब ये कहेंगे आप सर ये बड़ा मुश्किल है, याद तो नहीं हो पाएगा, ऊपर के तीन आसान थे। अब इसकी एक मैं लॉजिक देता हूं आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला तो पता होगा, F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला तो पता है। यहां पे जो K है ये क्या कहलाता है? कूलम्स कांस्टेंट। अब अगर मैं K को सब्जेक्ट बनाऊं तो जरा बताओ क्या बनेगा? F R स्क्वायर और नीचे में क्या आएगा? Q1 Q2। ये किसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया? K। तो आप वैल्यूज पुट करो, ऊपर क्या आएगा? न्यूटन, R की जगह मीटर स्क्वायर, Q1 और Q2 की जगह C और C, तो C स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ गया? K। पहले बताओ K की यूनिट निकाली है मैंने, समझ में आ गई? इधर देखो नीचे कहीं पे होगा कूलम्स कांस्टेंट, ये देखो कूलम्स कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, या फिर nm स्क्वायर C-2। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर बिलफर्ज ये यूनिट इसकी है ना, तो कुछ भी नहीं होता। कूलम कांस्टेंट की जो यूनिट होती है ना, परमिटिविटी की यूनिट उसकी उल्टी होती है। जो कूलम कांस्टेंट की यूनिट होगी, परमिटिविटी की यूनिट उसकी क्या होगी? उल्टी। तो आप इसको उल्टा कर दो तो क्या बनेगा? कूलम स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात खत्म। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो 20 फैक्टर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपके बोर्ड में या एप्टीट्यूड में या किसी भी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन के अंदर से यूनिट पूछी गई, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से क्या पूछी गई? यूनिट, और पूछी जाती है, तो यूनिट इससे आउट नहीं होगी, इसी के अंदर से पूछी जाएगी कंफर्म। तो मेरे हिसाब से ये जो मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं, आपका कंफर्म एक नंबर तो क्लियर हो रहा है। और ये याद रखिए कि एक एक नंबर करके ही आप अपग्रेड करेंगे अपने आप को। यानी मैंने पहले भी बताया कि या तो शॉर्ट आप मारे मत, मारे तो परफेक्ट मारे कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाए कंफर्म। तब जैसे मैं ये जो चीज मैंने पूरा चार्ट क्लियर करवा रहा हूं, तो 100% इनमें से एक एमसीक्यूज निकलेगा। तो 200 नंबर का अगर टेस्ट दे रहे तो 200 में से एक नंबर तो आ गए, अगर 100 नंबर का टेस्ट दे रहे तो 100 में से एक नंबर तो आ ही गए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से आगे लेके बढ़ लें चीजों को। और इसको ना चार्ट में नीचे भी दे दूंगा तुम लोगों को, तो ये अपनी एक फाइल बना लेना एप्टीट्यूड में, जैसे जैसे मैं चार्ट दे रहा हूँ या शीट दे रहा हूँ उसको सेव करते रखते जाना, क्योंकि इन चीजों को पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, तो क्या होगा? एंड में याद रहेगा। ठीक है ना? खैर आगे चलते हैं। हमारे पास किसकी यूनिट हो गई भाई? परमिटिविटी की। अच्छा, इसके बाद आपके पास F5 इधर आए, हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है F अपॉन क्यू। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। तो इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम बनेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन
अपॉन कूलम, और एक और यूनिट भी बन सकती है वोल्ट मीटर। ये लास्ट क्लास से कनेक्टेड है। अच्छा, आप देखो एक चीज आपको खुद अंदाजा हो रहा होगा, लास्ट क्लास में यही चीजें पढ़ाई हैं, लास्ट क्लास में यही चीजें समझाई हैं, लेकिन इन्हीं चीजों से कनेक्टेड एमसीक्यूज आए दे नहीं पा रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट ऐसा स्ट्रांग नहीं हुआ हो ना, कि मैं जैसे पूछता हूं फोर्स की यूनिट क्या है, बताओ फोर्स की यूनिट क्या है, फौरन बताइए ना। इसका मतलब क्या है कि फोर्स की यूनिट न्यूटन है, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया है, क्लियर हो चुका है। तो आप जब तक उस लेवल पे नहीं लेके आएंगे अपने एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को, तब तक आप टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अभी कितनी तादाद है जिन्होंने अभी एमडीकेट क्लियर किया है, लास्ट संडे एमडीकेट का पेपर था, नंबर कितने आए, 120, 125, 130, कोई फायदा नहीं है। आप कम से कम 170 180 लेंगे तो जाके कंपटीशन का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे, वरना तो 120 130 वाले को औकात भी नहीं देते, साइड कर देते वैसे ही। तो ये याद रखिएगा मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे। अच्छा जी, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैपेसिटेंस की तो पता होनी चाहिए थी, फैरेड, और फैरेड बराबर होगा कूलम पर वोल्ट के, क्योंकि कैपेसिटेंस होता है चार्ज पर वोल्ट, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम और वोल्ट। ठीक है जी, ये बहुत आसान, ये भी बहुत आसान, ये जिसमें मैं टिक कर रहा हूं ना, इसका मतलब वो बहुत आसान है और वो आपको सही लिखने चाहिए थे। इसकी नहीं देवे तो बेटा चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एम्पियर किसके बराबर होगा, कूलम पर सेकंड के, क्योंकि आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी के, तो क्यू की यूनिट क्या होगी और टी की यूनिट क्या होगी, सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। अब आगे आ जाओ, रेजिस्टेंस की ओम, तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, और ओम बराबर किसके होगा, वोल्ट पर एम्पियर के। ये बात समझ में आ गई, बताने की जरूरत है भाई। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V की यूनिट क्या होगी वोल्ट, और I की यूनिट क्या होगी एम्पियर, तो ये देखो वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, कौन सी चीज कैसे बन रही है, इस चीज को जरा समझा करें। आगे चलते हैं, अब हमारे पास आ जाता है रेजिस्टेंस ओम, रेजिस्टिविटी। अब देखो रेजिस्टेंस अलग चीज है, पर देखो कंफ्यूज करते कहां पर है, रेजिस्टेंस अलग, रेजिस्टिविटी अलग, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अलग, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टिविटी रो, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी अल्फा, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की यूनिट सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, और गंदगी क्या करेंगे, इन तीनों में से एक चीज जो देंगे ना, जो चार ऑप्शंस होंगे उनमें ये तीनों मौजूद होंगे कंफर्म। अब आपको पता है रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ओम हो गई, तो ओम गलत हो गया वो। अब ओम के साथ उन्होंने ओम पर मीटर दिया हुआ है, तो होगा क्या कि सब क्योंकि मिलते जुलते, ये ना मेरे एक सर थे पढ़ाया करते थे, हमें तो बताते थे कि ना एमसीक्यूज का हाल वैसा है कि आपके सामने दुनिया की चार खूबसूरत तरीन लड़कियों की तस्वीर रख दी जाए और कहा जाए कि इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करो, शादी किससे करनी है। तो समझ रहे हो, इतना मुश्किल टास्क होता है कि भाई अब चारों खूबसूरत लड़कियां हैं, इधर आता है बंदा बोल रहा नहीं यार ये भी सही है वैसे, अब कंफ्यूज चल रहा है सिलसिला। तो ये एमसीक्यूज में बिल्कुल यही वाला हाल होगा कि आपको कुछ नहीं होगा, आप ना हो जाओगे कंफ्यूज कि दादा ये हो सकता है, नहीं यार हो तो ये भी सकता है, अच्छा ये यार ये भी हो सकता है। अब कंफ्यूज हुए आप, उसके बाद तो आपका नसीब चल रहा है ना, कॉन्सेप्ट कहां गया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड खोलते रहो फिर। ठीक है ना, आगे चलो, रेजिस्टेंस यूनिट क्या है ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है ओम मीटर, और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अब आगे चलते हैं, कंडक्टेंस कल हुआ भी है इसके मुताबिक, लास्ट क्लास में बात हुई भी है। कंडक्टेंस रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जी से, महो याद होगा आज भी, सीमेंस भी है, ओम इनवर्स भी है और महो भी है। ठीक है, एमएचओ। अच्छा अब देखो इधर देखो, कंडक्टेंस अलग चीज है और कंडक्टिविटी अलग चीज है। वो एक शेर है ना, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। तो छोटा सा पॉइंट बात को कहीं से कहीं पहुंचा रहा है। कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, सीमेंस। अच्छा सीमेंस के साथ ओम इनवर्स भी है, महो भी है, और कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है सीमेंस पर मीटर या एसएम इनवर्स, बात एक ही है। अब आ जाओ, ये बहुत आसान है, ईएमएफ हो, ये वोल्टेज हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, सबकी यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, जब वर्ड यूज आ जाए इंडक्शन, ये जहन में रखिएगा, जब वर्ड कौन सा यूज हो जाए इंडक्शन, इंडक्शन बोलें, सेल्फ इंडक्शन बोलें, म्यूचुअल इंडक्शन बोलें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलें, अगर इंडक्शन आ गया ना बेटा, गलत लिखा हुआ यार, अच्छा इंडक्टेंस यहां नीचे,
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बोले या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोले, दोनों की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। ये सेकंड ईयर में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन होती है। अब इधर देखो, एक लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, इसी के बराबर में लिखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसी के नीचे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो कैसे कन्नों से चीज तब्दील हो रही है। पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स अलग और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अलग, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ही कौन सी चीज है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कहते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बोलें या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलें या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलें या मैग्नेटिक जो भी बोलते रहे, इस हिसाब से इसका कोई और नाम नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई और नाम नहीं है, इसके बहुत सारे नाम हैं। सब क्या होती है? बी। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक डेंसिटी भी बोलते हैं, ये सब बी है। और इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला। और याद रखिएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आपने अक्सर देखा होगा न्यूमेरिकल अगर चैप्टर 14 के चल रहे हो, कहीं कहीं टेस्ला बोला होता है, कहीं कहीं वेबर पर मीटर स्क्वायर बोला होता है, दोनों में लिखते क्या है? बी। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। तो ये आपके पास टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर दोनों यूनिट होती है। ख्याल रखिएगा कि ये जो टेस्ला होता है बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉस के। अब ये वाला जो है एमसीक्यूज, आपके जो सेकेंड ईयर का रेगुलर पेपर होता है ना, उसमें कम से कम 6 दफा आ चुका है। सेकेंड ईयर के जो नॉर्मल पेपर होता है उसमें अराउंड 6 दफा ये एमसीक्यूज आ चुका है कि 1 टेस्ला इज इक्विवेलेंट टू कितना? तो 10 की पावर 4 गॉस। और ये पास पेपर में एक दफा है। अभी मैं आगे पास पेपर के एमसीक्यूज कराऊंगा डाउ वगैरह के, उसमें देखिएगा कि किस तरह है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या आती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ वेबर है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। फर्क समझ में आ रहा है भाई? आगे चलते हैं। अब एक और चीज होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब देखो किस गहराई में जाके, आप लोगों ने अगर एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा है ना, तो वहां पे एक कांस्टेंट आया होगा म्यू नॉट अपॉन, कुछ अर्से पहले मैं नॉर्मल क्लास में अपने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था, तो उसमें है सिग्मा बी डॉट डेल्टा एल। जब सेकेंड ईयर में रेगुलर टीचर पढ़ाता है ना, आप लोगों में से एक मेजॉरिटी मुझसे सेकेंड ईयर पढ़ती है, हम लोग इसको बोलते हैं म्यू नॉट और सिर्फ बता देते हैं परमिएबिलिटी है। अब करेंगे क्या? ये पास उसमें एक दफा पूछा गया, कहां गया परमिएबिलिटी यार? ये 17वां। कहते हैं परमिएबिलिटी की यूनिट बताओ। अब परमिएबिलिटी की यूनिट जो है वो वेबर पर एम्पियर मीटर है। अब ये आपको याद रखनी होगी कि इसकी यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर मीटर। इसको वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स भी बोला जा सकता है। मेरी बात पिक कर रहे हैं? आगे बढ़ जाऊं स्टूडेंट्स। अब वो वाला पॉइंट जो मैंने शुरू में स्टार्ट कर दिया था, इंडक्टेंस बोले, सेल्फ इंडक्टेंस बोले, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले, सबकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। और हेनरी बराबर होता है वेबर पर एम्पियर के। हेनरी बराबर किसके होता है? वेबर पर। ये आपको जो 20 पॉइंट्स है ना, ये दिखने में बड़े आसान लग रहे हैं, ये इतने गंदे मिक्स होते हैं ना कि दिखने में आसान लग रहे हैं कि यार है। तो अब करना क्या? जब इसकी प्रैक्टिस करना ना, इसके याद करने के भी तरीकेकार बता रहा हूं। देखो चीजों को ना वैल्यू देना सीखो। सबसे पहले आप अपना खुद से टेस्ट दो। टक 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 आपने दे दिया भाई टेस्ट। टेस्ट देने के बाद ना देखो कि कौन सा वाला आप डायरेक्ट लिख ले रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पे चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, अभी याद हो गया होगा और आपको आगे मजीद याद करने की जरूरत भी नहीं है। अपने आप को ना, एक होता है वर्क हार्डर, एक होता है वर्क स्मार्टर। वर्क स्मार्ट करना कैसे? अब आपको पहले इसकी इज्जत साइड पे लगा दी कि इसकी कोई इज्जत मेरे नजदीक है ही नहीं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको एक दो दफा प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो टेस्ट में जब जा रहे होगे ना, उससे भी 1 घंटे पहले रिवाइज करना जरूरी होगी। जैसे मिसाल ले लो, इनमें से आ गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जिसकी यूनिट वेबर पर एम्पियर मीटर है, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको लास्ट तक ये प्रॉपर याद नहीं हो पाएगा, ये मिक्स हो रहा होगा। तो इनको स्टैरिक कर लो, ऐसे पॉइंट्स या ऐसे बुलेट पॉइंट्स को क्या कर लो? स्टैरिक। कि जब मैं 1 घंटे बाद मेरा यूनिवर्सिटी में टेस्ट देने जा रहा हूं और मेरे पास 1-1.5 घंटे का टाइम बचा है, आपने अपना रजिस्टर निकाला या अपनी शीट निकाली और जिन जिन के ऊपर आपने स्टार बनाया हुआ है, इसका मतलब वो वाले पॉइंट्स आपके थोड़े हिले में, आपने उनको सिर्फ देख लिया। क्योंकि अगर सबको रिवाइज करने की तरफ जाओगे तो 1-1.5 घंटे के अंदर रिवीजन नहीं कर सकते। तो ये तरीकेकार है, याद रखिएगा। किसी भी चीज के वाले से अभी प्लान करके चलना पड़ता है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की यूनिट होगी वेबर पर एम्पियर मीटर और वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। ये हेनरी हो गई। कूलम कांस्टेंट में बता चुका हूं।
और याद रखिएगा एक और चीज होती है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, चैप्टर 15 में आता है। चैप्टर 15 में आपके पास एक कांस्टेंट आता है के, उस के को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहा जाता है और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की यूनिट होती है एम्पियर पर रेडियन। अब देखो बदतमीजी कितनी है हमारे फिजिक्स के अंदर, कोलम्स कांस्टेंट को भी किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है के, और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को भी किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब दोनों कांस्टेंट के हैं, ये के इसके बराबर है, ये के इसके बराबर है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो एमसीक्यूज की नौयत देके पता चलेगा कि अगर आपको कहा गया इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के रिप्रेजेंट डैश और फिर उसके बाद नीचे ये लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, तो फिर गैल्वेनोमीटर का टॉपिक है तो उसमें ये है, और अगर कोलम्स कांस्टेंट है तो फिर ये वाला है। ये बात समझ में आ गई यहां तक, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब इसे जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए आप तमाम बच्चे, और इसको इतनी अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस कीजिएगा कि आइंदा कभी अगर मैं इसका टेस्ट ले लूं तो आपके 20 में से कितने नंबर आए, 20 नंबर आए। जल्दी से राइट डाउन करो, 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम पास पेपर के एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। जिन बच्चों ने नहीं लिखा पिक्स ले लें, और मैं आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसको शेयर कर दूंगा, तो आराम से देख के राइट डाउन कर लेना, लेकिन काम कंप्लीट जरूर कर लेना। एक तादाद होती है कि जो बस जहां पे जो पढ़ा वो पढ़ा, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह आए। पास पेपर की ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है, 3-4 एमसीक्यूज हैं जो मैंने डाले, बाकी सारे एमसीक्यूज यही हैं, तो वो सेम टू सेम रिपीट करके फायदा नहीं है। अच्छा सॉरी भाई सॉरी, ये लो डन। मेरे कौम के नौनिहालों सामने देखो एमसीक्यूज नंबर 1। अब देखो यूनिट से अंदर ही एमसीक्यूज हैं, कुछ ज्यादातर एमसीक्यूज तो वही वाले आए हैं कि इसकी यूनिट ये होती है, इसकी यूनिट ये होती है, इसकी यूनिट, वो तो 20 एमसीक्यूज सीधे सीधे हो गए। ऐसे भी एमसीक्यूज आते हैं, जरा जवाब दें। अब देखो किया क्या है, अब उनको पता है बच्चे ने ना यूनिट्स याद की हुई हैं, वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ, यानी कौन यूनिट नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन यूनिट टेस्ला तो कंफर्म है, वेपर पर मीटर स्क्वायर भी है, और अभी मैंने पढ़ाया कि टेस्ला गॉस के इक्विवेलेंट होता है, तो गॉस भी है। अच्छा याद रखिएगा ऑस्टेड, ये कौन है, ये एक साइंटिस्ट है, और ये पॉइंट याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के मुतालिक सबसे पहले जो डेमोन्स्ट्रेशन दी थी वो किसने दी थी, ऑस्टेड ने दी थी। तो ये ऑस्टेड इसकी यूनिट है। चलें जी, नीचे मत देखिएगा, नीचे देखिए बगैर बताएं, अभी 2 मिनट पहले पढ़ाई की हमने। कैसे होती कंफ्यूजन कि वेबर एम्पियर है या वेबर पर एम्पियर है। ए सी हो गया ना, ए और सी के दरमियान कंफ्यूजन क्रिएट, ये होता है, बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या है, ए और ए है, ए ही है, ठीक है जी। वेबर पर एम्पियर था, वेबर इंटू एम्पियर नहीं था, वेबर इंटू एम्पियर जिसमें था तो -1 भी लगा हुआ था साथ में। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, आगे चलते। ये सब पास पे 10 की पावर -4, माशा अल्लाह, देखा लग गए ना बाबा भाई, यही तो गेम है। देखो कैसा रिवर्स स्विंग पे बोल्ड मारा। होता क्या है, एक एग्जाम, ऊपर से एग्जाम का प्रेशर, भाई आपको पता है पूरा, जब आप पेपर देने जाते हैं ना बोर्ड का पेपर, तो आपकी क्लास के अंदर होते हैं 35 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे, और जब आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जाते हो ना, तो आपकी क्लास में पता है कितने बच्चे बैठे हुए होते हैं, 8000 बच्चे, 6000 बच्चे। उसकी वजह ये कि ग्राउंड में टेस्ट होता है। अब आप ग्राउंड में बैठे हुए, हॉल में बैठे हुए, अब हॉल में बैठे हुए ऐसे करके नजर उठाई, 7 दिन का बच्चा, इधर नजर उठाई, 7 दिन का, तो यकीन माने पैर कब कपाना शुरू हो जाते हैं, पैर वो, यानी एक जैसा ग्राउंड वैसी टेंशन। सेम प्लेयर डोमेस्टिक में अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब पीएसएल में आते हैं तो भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल जो आपके पास वर्ल्ड कप या इस तरह के टूर में आते हैं तो खेल नहीं पा रहे होते, गेम नजर नहीं आती उनको। क्यों, प्रेशर अक्सर होता है ना, क्राउड प्रेशर बड़ा मैटर करता है। तो आप जब देखते हो ना इतने सारे हैं, तो एक तो वो प्रेशर, ऊपर से आप रट्टा मार के आए हो, अब 10 के और रट्टा मारा हुआ है। बिलीव मी, मुझे उम्मीद है कि जब ये पास पेपर में जिस तरह आया होगा ना, बच्चा
कसम खा के आया होगा कि मैंने ये वाला एमसीक्यू सही किया है, और उसने बोला होगा यार सर का वो एमसीक्यू सर ने कहा था 10 के टक आगे बढ़ गए। हता कि देखो उन्होंने क्या किया, कोने में छुपा के रखी हुई खूबसूरत लड़की। समझ आई बात? तो इसका मतलब ये है कि फिल्टर से धोखा नहीं खाना, पहले मुंह धुलवाना है उसके बाद पसंद करना है, ठीक है? तो लिहाजा भाई ये वही वाला सीन है कि कभी कभी आप फंस भी सकते हो। तो ये आपके पास यूनिट से रिलेटेड क्या है, एमसीक्यूज हैं। याद रखिएगा कि मैंने लास्ट जब देखिए पढ़ाई ना दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है, पढ़ाई करना, पढ़ना ये दुनिया का आसान तरीन काम है। मैं आपको बताता हूं, लेट मी फिनिश। दुनिया का आसान तरीन काम है पढ़ना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? जो पढ़ा है ना उसका एग्जाम देना। अगर सिर्फ पढ़ाई हो ना, बिलीव मी, अगर सिर्फ पढ़ाई हो तो इतने एंजॉयमेंट वाले टीचर मौजूद है, जैसे मैं हूं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मेरी क्लास आप 2.5 घंटे लेके बैठ के लेते रहे, आप एंजॉय करते रहोगे, और यार बड़ा मजा आ रहा है, ये हो रहा है वो रहा है, क्योंकि मैं बच्चे को बोर ही नहीं होने दे रहा होता, ट्विस्ट ला रहा होता हूँ, ये ला रहा होता वो, है ना, ऐसा होता है। लेकिन आपके पास कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, इतने बोरिंग होते हैं कि उनकी 15 मिनट की क्लास के बाद बंदा बोलता है यार कि बस खत्म कर दें किसी तरह क्लास। ये होता है, हर बंदे का अपने अपने स्टाइल होता है। तो पढ़ना बड़ा आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है, सिंपल काम है। लेकिन उस जो पढ़ रहे हैं ना, उस पढ़ने को जब जाके डिलीवर करने का वक्त आता है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आसिफ अली है ना, वो कहते हैं नेट के ऊपर हर बॉल पे छक्का मारता है। जब नेट प्रैक्टिस कर रहा होता है तो 100 छक्के मारता है रोजाना, और जब असल मैच शुरू होता है ना तो एक छक्का मारने के बाद आउट हो जाता है। असल मैच में परफॉर्म करना मैटर करता है। आपका जो असल मैच है ना, अभी से जो कोचिंग आपकी स्टार्ट हुई है, 8 महीने बाद असल मैच होगा, और 8 महीने बाद मैं असल में आपको ये पढ़ाने नहीं आया हूं कि यूनिट जो है टेस्ला किसके बराबर होता है। टेस्ला 10 की पावर -4 के बराबर होता है, 10 की पावर 4 के बराबर होता है, ये मैं आपको बताने ही नहीं आया हूं। मैं आपको ये समझाने आया हूं कि देख लो, सामने एक एमसीक्यूज आएगा और आप गिर जाओगे। होता है क्या कि जब इतना स्ट्रेस होता है ना आपके ऊपर, आप टिक 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 करते हुए जा रहे होते आगे, और फिर एक गलत एमसीक्यूज, और फिर लाइन से आपके पास अभी एमडीकेट का दूसरा पेपर हुआ। अब देखो कॉन्सेप्ट कितना मैटर करता है। इस बार एमडीकेट में पहला टेस्ट हुआ, इंजीनियरिंग वालों के साथ मसला नहीं हुआ, इस बार एनईडी ने एक ही टेस्ट लिया। अच्छा, एनईडी भी 2 अटेम्प्ट लेती है, एनईडी भी 2 अटेम्प्ट लेती है, सर सैयद भी। आप इस चीज से बच नहीं सकते, ये याद रखिएगा। अगर आप में से कोई 30 मार खान कहता है ना कि मैं तो जनाब अली इससे बच के निकल लूंगा, मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एमडीकेट में पास तो हो गई लेकिन उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। अभी जाके देखना संडे के अखबार में डी फार्मेसी, डीपीटी और इस तरह के क्या आए हुए फॉर्म्स आए हुए हैं। यानी जिन बच्चों का एमबीबीएस में नहीं हुआ वो मेडिकल की बाकी फील्ड्स के लिए क्या करेंगी, अप्लाई। नीचे लिखा हुआ है एंट्री टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन दिस। अगेन क्या है, टेस्ट। अगेन उसमें से सैचुरेशन होगी, यानी जो टॉप लेवल के तैयार किए हुए बच्चे थे वो उठा लिए उन्होंने एमबीबीएस में, बीडीएस में, अब बाकी को साइड पे फेंका। अब उससे भी मतलब ऐसा तो नहीं ना बिल्कुल ही बेकार बच्चे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डी फार्मेसी में अप्लाई करेंगे, डीपीटी में अप्लाई करेंगे, कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, और जिनको जिन्होंने टेस्ट दे दिया सही तो फिर उसके बाद वो उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि इस तरह से ना छन्नी के जरिए छलते रहते हैं बच्चे, और फाइनली लास्ट में पता है कौन से बच्चे बच जाते हैं? वो बच्चे बच जाते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ जाहिर बात उनके कॉन्सेप्ट तो होते नहीं है, उन्होंने क्या मारा होता है, रट्टा मारा होता है, और पूरे के पूरे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने के लिए जाओगे वहां रट्टे का कोई काम ही नहीं है। ए बी सी डी अगर या आता है तो कंफर्म ए, नहीं आता है तो अक्कड़ बक्कड़ बब्बे बोल बोलते रहो, नसीब लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो आपके लग गया। ये मामला आते हैं, साफ सीधी बात है। तो इस वजह से अभी तक 4 क्लासेस हुई हैं मेरे ख्याल से, 5 क्लासेस हुई हैं, लेकिन पर्दे में आप लोग को आइडिया हो रहा होगा कि हम सेकेंड ईयर में क्या पढ़ रहे हैं और यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना फर्क है दोनों चीजों में। केमिस्ट्री का टीचर आता है, वहां पे आपको लाइन से काम करवा रहा होता है, यहां मैंने अभी कितना लिखवाया, कुछ भी नहीं लिखवाया ना, मैंने क्वेश्चन लिखवाया कि राइट डाउन द यूनिट्स ऑफ, ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट है भाई। अगर आपको पता है कि 1 गॉस बराबर होता है, ये मुझे बातों बातों में याद आ गया, एक दफा ये भी आया है, अब देखो कोर्स के अंदर से ही पूछ रहे हैं लेकिन कैसे घुमा घुमा के दे रहे हैं। अब बताओ कौन सा आंसर आएगा? अब ये आंसर आएगा, एक एमसीक्यूज है लेकिन एक एमसीक्यूज को कैसे कैसे छेड़ रहे हैं, कोर्स से आउट तो नहीं गए वो। आपका 1 टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉस के, और 1 गॉस पता है किसके बराबर होगा, 10 की पावर -4 टेस्ला के। अब टीचर ने 10 की पावर -4 +4 हाईलाइट किया था, वहां पे आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो कि 1 गॉस बराबर टेस्ला की या टेस्ला बराबर है गॉस की।
एक दफा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, चीटिंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, मोबाइल आपका वहीं पे ले लिया जाएगा। एक बच्चा जो बैठा होता है ना ग्राउंड में, एनटीएस में भी, अपना एमडीकेट में भी, और जितने भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं, एक बच्चा यहां बैठा हुआ है, पता है अगला बच्चा कहां बैठा हुआ होगा, जहां पे वो लड़की है, फिर अगला बच्चा इसके आगे डिस्टेंस पे। यानी अगर आप चिल्ला के बोलोगे ना भाई ए में बता दो, और वो शोर बजा के बताए तो बता सकता है। वो पेपर वाला सीन नहीं होता कि आपने टांग मारी आगे, यार बताइए ए में क्या आएगा, ये ले पर्चा ले ले, मैं भी इसी से कर रहा हूं, मामला हल हो गया। तो चीटिंग करके क्यों होता है? अंदरूनी सिंध की एक बहुत बड़ी तादाद है ना, कि अंदरूनी सिंध के बच्चे होते हैं। एनईडी का पिछले साल टेस्ट हुआ, तो पिछले साल टेस्ट में 8,000 बच्चा फेल हो गया, और उन 8,000 में कमोबेश 3 से 4,000 बच्चा वो था जिसका A1 ग्रेड था। A1 ग्रेड का बच्चा तो भाई A1 होता है, फेल हो रहा है किसमें? टेस्ट में। लड़काना बोर्ड की मस्ती आसाई, लड़काना बोर्ड में हर एले मेले कुछ चलेगा, आपको पता है, फुल टाइम किसी की 94, किसी की 91। मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे कि शक्ल देखूं तो मुझे पता ये लिख नहीं पाएगा एक लेटर इंग्लिश में, और उसकी परसेंटेज कितनी, 92 है। तो परसेंटेज तो ले ली, परसेंटेज लेने के बाद जब टेस्ट के लिए अपेयर हुए तो वहां पे जाहिर सी बात है पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है। अच्छा, एनईडी ने अच्छा काम ये किया है कि पूरा का पूरा जो टेस्ट कर दिया वो क्या कर दिया, कंप्यूटराइज। आप कर ही नहीं सकते करप्शन, खुद ब खुद टेस्ट की मेरिट लिस्ट आ जाती है कि भाई ये आपके टेस्ट है, अगर आपका ये टेस्ट है आप पास है, नहीं है तो नहीं है। तो ये इसके लिए ना, ये आपके पास नवंबर का महीना है, अभी नवंबर महीना चल रहा है, मतलब दिसंबर अभी स्टार्ट हुआ है, दिसंबर का महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने आपके पास भरपूर हैं जिसमें रिलैक्स होकर तैयारी कर सकते हैं। वरना यही सब चीजें, पता है जितनी चीजें मैंने पढ़ाई ना, मेरा क्रैश ग्रुप स्टार्ट होता है एंड में, यानी एप्टीट्यूड का ना मैं क्रैश ग्रुप स्टार्ट करता हूँ, और जाहिर सी बात है मेरा तो काम पैसे कमाना है। तो बच्चे उस वक्त तो फीस भी बहुत ज्यादा हुई होती है, 60,000 70,000 एक बच्चे से लिए। यही सेम चीज पता है मैं कितने देर में पढ़ाता हूँ, 10 मिनट के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसके ऊपर इतनी डिबेट कर नहीं सकता, मुझे पूरा कोर्स बच्चे को 25-30 दिन के अंदर कवर करवाना है। आया सामने, टक करके दबाया, सामने आया, मैंने कहा बेटा ये यूनिट्स होती है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, कल तक याद कर लीजिएगा। तो अब आपने जिस टॉपिक के ऊपर 1 घंटा लगाया, आपके जहन में ये ज्यादा अच्छा बैठेगा, या इसी टॉपिक को आपने 5 मिनट के अंदर कवर किया तो ये ज्यादा अच्छा बैठेगा? नहीं बैठ पाएगा। तो लिहाजा आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, संडे संडे जैसे आप कर रहे हैं ना फोकस, जो टीचर टॉपिक पढ़ा रहा है, मुझे आज के टेस्ट से अंदाजा हो गया कि मैंने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया था, कुछ बच्चे जो बैठे हुए उनसे चाहिए कोई शिकवा नहीं, वो तो बैठे हुए नहीं थे लास्ट क्लास में, लेकिन जो जो आप में से लास्ट क्लास में बैठे हुए थे उनसे शिकवा है ये कि इसका मतलब क्या है कि आपने संडे के दिन रजिस्टर बंद किया भाई, और आज दोबारा रजिस्टर खोला है। सच बोल रहा हूं ना मैं, ताकि भाई आप पूरे साल पूरे हफ्ते पढ़ते रहे। आज सुबह खोला था, नहीं तो मतलब संडे खोला ना, संडे खोला है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने रिवीजन किया हुआ होता ना तो इसमें से आपके 15 नंबर तो आ ही सकते थे, लेकिन एक आने से पहले खोला था, ये आपका एहसान है भाई, ठीक है। चले खैर, आज हमने, और याद रखिएगा ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट के साथ क्या हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह शीट भी दे दूंगा ताकि आप लोग को लिखना ना पड़े। नेक्स्ट क्लास में हम इसके फैक्टर्स को, फॉर्मूलाज को और डायमेंशन को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास सुन लो हमारी क्या होगी, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी डायमेंशन से रिलेटेड, और जो कि एक इंतहाई अहम क्लास होगी जिसमें तमाम के तमाम फैक्टर्स का हम डायमेंशन निकालना सीखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ऐसे ही पूछ लेता हूं, बताओ चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? आप बता ही नहीं सकते, आप बता ही नहीं सकते जब तक पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे उसके बाद आप इंशाल्लाह बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।